नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्फ्लिक्ट। हमने एडजस्टमेंट को डिस्कस कर लिया, फ्रस्ट्रेशन को जान लिया। अब हमारा जो नेक्स्ट है इस टॉपिक का पॉइंट वो क्या आता है, कॉन्फ्लिक्ट आता है। कॉन्फ्लिक्ट का हिंदी होता है संघर्ष। ये संघर्ष होता क्या है, पहले हम इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, फिर इसका डेफिनेशन जानेंगे। इसको हम संघर्ष या द्वंद्व भी कहते हैं हिंदी में। जब एक व्यक्ति में बहुत सारा डिजायर या बहुत सारा गोल या बहुत सारा मोटिव जो है एक ही साथ उत्पन्न होता हो और वो सारा का सारा जो है वो एक ही टाइम पे जो है डिमांड करता हो कि हमें पूरा किया जाए, तो इस कारण से जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, एक स्टूडेंट है कि आज जो है अपने दोस्तों के साथ जो है मूवी देखने के लिए जाना चाहता है। उसका जो मूवी का जो टिकट है वो क्या है कि 12 से 3 जो है एक मूवी है, उसको वो देखने के लिए सिनेमा हॉल जाना चाहता है। लेकिन उसी टाइम क्या है कि 12 से 3 का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम है, उसी टाइम में क्या है कि उसका एक क्लास है, ठीक है, और काफी अच्छा वो क्लास होने वाला है। आज उसमें कुछ नया बताया जाएगा और उसे वहां उस क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अब क्या है कि उस व्यक्ति के लाइफ में क्या हो रहा है कि एक ही समय पे दो गोल है, ठीक है, और वो दोनों गोल क्या कर रहे हैं कि हमें एक ही टाइम पे पूरा कीजिए, इस बात पे वो क्या कर रहे हैं, फोर्स कर रहे हैं। 12 से 3 जो है उसको मूवी भी देखना है और 12 से 3 जो है उसको क्लास भी अटेंड करना है। तो जब ऐसा सिचुएशन आ जाता है कि दो गोल प्रेजेंट हो या दो से अधिक गोल भी प्रेजेंट हो सकते हैं, और उसमें से जो है और वो सारा का सारा जो गोल है वो एक ही टाइम पे अपने आप को सेटिस्फाइड करना चाह रहा हो, वो सारा का सारा गोल यही डिमांड कर रहा हो कि एक ही टाइम पे हमको पूरा किया जाए, तो इस कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अब उस बच्चे के लिए परेशानी की बात होगी कि वो जो है एक ही टाइम पे जो है इस दोनों चीज को वो पूरा नहीं कर सकता है। उसको इन दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। वो दोनों को एक साथ जो है दोनों के डिमांड को वो पूरा नहीं कर सकता। वो ऐसा कर ही नहीं सकता कि वो जो है एक ही टाइम पे वहां भी चला जाए और एक ही टाइम पे जो है वो क्लास में भी प्रेजेंट रहे। तो ऐसे सिचुएशन में क्या देखने को मिलता है, व्यक्ति में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। रुच जो है वो एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है कॉन्फ्लिक्ट का एक डेफिनेशन दिया है। उनके अकॉर्डिंग जो है कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, जब व्यक्ति के सामने जो होता है वो कोई दो गोल प्रेजेंट होता है। जब किसी व्यक्ति के सामने कोई दो गोल प्रेजेंट होता है या फिर किसी कोई एक ही गोल प्रेजेंट है, लेकिन उस गोल के प्रति ही जो है व्यक्ति का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों नजरिया है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। उस कंडीशन में जो होता है कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है, ठीक है। तो कॉन्फ्लिक्ट को किस तरीके से रुच ने डिफाइन किया, रुच के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति के लाइफ में जो है किसी भी सिचुएशन में जो है उसके पास कोई दो गोल हो, ठीक है, और उन दो गोल में से उसे किसी एक को चुनना हो, उस कंडीशन में भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा व्यक्ति के पास एक ही गोल हो, लेकिन उस एक गोल को लेकर ही जो है वो एक लक्ष्य को लेकर ही जो है उसका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हो, दोनों तरीके से वो एक ही गोल को देख रहा है, तो इन दोनों कंडीशन में क्या होगा, हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया, वहां पे दो गोल है और दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, क्योंकि दोनों को वो एक ही साथ अटेंड नहीं कर सकता है, ठीक। तो यहाँ भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा मान लीजिए कोई काम है, उसको लेके आपके मन में अच्छा कुछ भी है और कुछ निगेटिव भी है, उसको लेके कुछ पॉजिटिव भी चल रहा है कि नहीं ये काम अच्छा है कर लेते, लेकिन कुछ भी निगेटिव भी चलने लगता है कि नहीं ये काम अच्छा नहीं है नहीं करते। तो या फिर कोई भी एक गोल है, चलिए हमें यहाँ जाना है घूमने के लिए, अब कुछ मेरे माइंड में कुछ पॉजिटिव है उस जगह को लेके कि चलो हम चले जाते हैं यहाँ पे घूमने के लिए, ये अच्छी जगह है, लेकिन जस्ट पे कुछ निगेटिव भी आता है कि नहीं यहाँ पे हमें जो है जाने आने में बहुत दिक्कत होगा, रास्ता अच्छा नहीं है, इस तरीके से कुछ निगेटिव भी आ रहा है। तो इस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि एक गोल को लेके हमारा पॉजिटिव और निगेटिव दोनों व्यू है। मतलब एक तरफ से हमारा माइंड कर रहा है कि इसको कर लेते हैं इस काम को, चलो ये अच्छा है, और दूसरे तरफ से क्या हो रहा है कि ये बुरा है, इसको हम नहीं करते। तो दोनों में जब लड़ाई होती है ना, तो इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं, इसी को हम द्वंद्व कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, संघर्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि कॉन्फ्लिक्ट क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है काउज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। अगर हम कॉन्फ्लिक्ट बोल रहे हैं कि दो गोल में से किसी एक को चुनना हो या एक गोल के प्रति ही आपका पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू हो, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो कॉन्फ्लिक्ट का कुछ काउज भी हो सकता है क्या, हम इसे जानने की कोशिश करते हैं। तो देखिए कॉन्फ्लिक्ट का जो कारण बताया गया है वो सबसे पहला कारण बताया गया है फैमिली। फैमिली जो है वो भी कॉन्फ्लिक्ट का एक कारण हो सकती है। फैमिली जो है वो भी कॉन्फ्लिक्ट का एक कारण हो सकती है। जैसे कि
जैसे कि जो है कोई बच्चा है, ठीक है, वो अपने फैमिली में रह रहा है, फैमिली में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन फैमिली में होता क्या है कि उन सारे लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है वो एक जैसा नहीं होता। अगर परिवार में 5 लोग हैं तो हो सकता है 4 का मिलता हो लेकिन एक का अलग हो सकता है 2 का मैच खाता हो, देखने का नजरिया 3 का अलग हो। तो क्या होता है कि जब बच्चा फैमिली में रहता है तो जो फैमिली मेंबर है उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो किसी भी चीज को देखने का नजरिया होता है, वो अलग अलग होता है, जिसके कारण फिर क्या होता है, बच्चे में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल सकता है। बच्चा जो है परेशान हो सकता है, क्योंकि एक फैमिली मेंबर उसी चीज को सही बता रहा होगा, दूसरा उसको गलत बता रहा होगा, तीसरा आके उसको एकदम बेकार ही बता रहा होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू जो फैमिली मेंबर में प्रेजेंट है, उसके कारण भी क्या हो सकता है, बच्चे में कॉन्फ्लिक्ट जो है उत्पन्न हो सकता है। ठीक, ये हो गया। दूसरा ये होता है कि बच्चा जो है जब छोटा होता है वो अपने परिवार के बीच रह रहा होता है और उनके जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसी को वो अपना रहा होता है। जिस तरीके से फैमिली का देखने का नजरिया है किसी भी चीज को, मैक्सिमम जो होता है वो बच्चों का भी जो होता है उसी तरीके से क्या होता है, देखने का किसी भी चीज को नजरिया बन जाता है। हो सकता है एक्सेप्शन की ना बने, आपका नजरिया उस फैमिली के एनवायरमेंट या उनसे बिल्कुल अलग हो, ये भी चीजें पॉसिबल है, लेकिन क्या होता है मैक्सिमम जो होता है वो बच्चा एनवायरमेंट में रह रहा है उसी के अकॉर्डिंग क्या होता है उसका भी देखने का नजरिया बन जाता है। लेकिन बच्चा जब छोटा था तब वो परिवार में रह रहा था, लेकिन एक एज के बाद क्या होता है, एक टाइम के बाद क्या होता है, उसको फैमिली से बाहर निकलना पड़ता है। जैसे कि उसको काम के लिए जाना है, ठीक है, या फिर कॉलेज जाना है या कहीं भी दूर उसको पढ़ने के लिए जाना है, तो कुछ सिचुएशन ऐसा आ जाता है लाइफ में एक एज के बाद कि व्यक्ति को जो है वो अपने उस एनवायरमेंट को छोड़कर दूसरे एनवायरमेंट में जाना पड़ता है, चाहे वो जॉब के लिए जाए, बिजनेस के लिए जाए या किसी भी चीज के लिए जाए। तो जब बच्चा उस एनवायरमेंट को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के, उस फैमिली मेंबर कि वहां से वो जाके कहीं और जाता है, तो वो ये देखता है कि जो पॉइंट ऑफ व्यू था और जो बाहर देखने का किसी भी चीज को नजरिया है वो उसमें बहुत बड़ा गैप है, वो तो बिल्कुल अलग है। तो ये सारी चीजें भी क्या करेगी, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न कर सकती है। बच्चा घर में जो है किसी भी एग्जाम को, किसी भी सिलेबस को, किसी भी जॉब को देखने का उसके घर वाले का नजरिया और उस बच्चे का नजरिया कुछ और था, लेकिन जब वो उस काम में गया, जब वो उस फील्ड में गया, तो वहां के लोगों को वो देख रहा है कि उनका तो पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और ही है। तो ये जो अंतर हुआ ना, ये भी क्या कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न कर सकता है। ये जो डिफरेंस हुआ पॉइंट ऑफ व्यू का, ये भी क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट का कारण बन सकता है। इसके अलावा देखिए, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, संघर्ष जो होता है एक इंटरनल लेवल पे चलता है और एक एक्सटर्नल लेवल पे भी जो है कॉन्फ्लिक्ट चलता है। कि कॉन्फ्लिक्ट इंटरनली चल रहा है, इसका मतलब क्या है कि अगर हमारा जो है पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है और सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि इंटरनली ये चीजें हमें परेशान करेंगी कि हम खुद की सुने या सामने वाला जो कह रहा है उसकी सुने। तो इस बीच में क्या हो जाता है, हमको कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, संघर्ष होने लगता है माइंड में, हम परेशान हो जाते हैं। ये जो प्रोसेस चल रहा है कहाँ चल रहा है, हमारे इंटरनल लेवल पे चल रहा है, मतलब हमारे माइंड के लेवल पे चल रहा है। हम सोच रहे हैं, इस तरीके से परेशान हो रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो इंटरनल लेवल पे चल रहा है। लेकिन एक तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है जो एक्सटर्नल लेवल पे चलता है, जो मान लीजिए दो ग्रुप के बीच में जो है वो तनाव उत्पन्न हो गया, दो ग्रुप है उसके बीच में क्या हो गया, एक दूसरे के प्रति क्या हो गया, वो अग्रेसिव हो गए। तो इस तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो कॉन्फ्लिक्ट के कारण ही अगर ऐसा उत्पन्न होता है तो उस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट को एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट बोलेंगे। दो देश के बीच जो है वो कॉन्फ्लिक्ट हो गया, तो ये जो हो गया ये एक्सटर्नल लेवल पे हो रहा है, लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इस तरीके से हुआ, ये एक्सटर्नल लेवल पे देखने को मिला। लेकिन जब हम सोच रहे हैं, सिर्फ हम किसी को हार्म नहीं कर रहे हैं, बस हमारे माइंड में चल रहा है हम इसे चुने उसे चुने, तो ये क्या है, ये इंटरनल लेवल का कॉन्फ्लिक्ट है, ये इंटरनली हमारे माइंड के लेवल पे चल रहा है। तो जब हम बात करते हैं एक्सटर्नल लेवल की, तो इसमें फिजिकल कारण कारण की हम बात करें, फिजिकल कारण बायोलॉजिकल है, सोशल है, इकोनॉमिकल है, या फिर हमारा इमोशनल, ये सारे कारण जो है वो हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करने के। फिजिकल कारण में क्या होगा कि अगर किसी व्यक्ति के पास घर की कमी है, अगर उसको सही तरीके से जो है उसको बहुत छोटा सा स्पेस मिला हुआ है, या फिर उसके पास घर ही नहीं है, उसको खाने की कमी है, उसको भोजन नहीं मिल पा रहा है, हेल्थ फैसिलिटी जो है वो नहीं मिल पा रही है, तो ये सब का जो लैकिंग है वो एक फिजिकल काउज होता है कॉन्फ्लिक्ट करने का। क्योंकि जब भोजन कम है, पानी कम है, घर कम है, मतलब कम है, उसको नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसे में क्या होगा कि ग्रुप के बीच जो होता है वो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो सकता है। एक कोई व्यक्ति बोलेगा मुझे पहले पानी चाहिए, मुझे पहले हेल्थ सर्विसेज चाहिए, कोई बोलेगा मुझे पहले चाहिए। तो इस तरीके से क्या हो सकता है, उन दोनों ग्रुप के बीच या दोनों लोगों के बीच एक्सटर्नल लेवल पे भी क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को हमें मिल सकता है। ठीक, इसके अलावा जो है कुछ बायोलॉजिकल कारण हो सकते हैं,
उसके अलावा जो है सोशल, हमारे समाज के कुछ नियम कानून, मॉरल वैल्यू, कुछ परंपरा, ट्रेडिशन, जो भी चीजें होती है ये भी क्या करती है, एक्सटर्नल लेवल पे कॉन्फ्लिक्ट काउज कर सकती है सोसाइटी में। इसके बाद क्या है, कुछ हमारे इमोशन, जैसे कि हैप्पीनेस हो गया, सैडनेस हो गया, जेलसी हो गया, एंगर हो गया, ये इमोशन भी क्या करते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट काउज कर सकते हैं। इकोनॉमिकल स्टेटस, अगर किसी व्यक्ति के पास जो पैसे की है वो कमी है, ठीक है, वो अपना जरूरत पूरा नहीं कर पा रहा है, बेरोजगार है, इस तरीके की जो कंडीशन है ये क्या कर सकता है, कॉन्फ्लिक्ट काउज कर सकता है। तो ये क्या था, काउज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। एक हो रहा था इंटरनल लेवल पे, जिसमें हम ही बस सोचे जा रहे हैं, परेशान हुए जा रहे हैं, और एक हो रहा था एक्सटर्नल लेवल पे, जहां दो ग्रुप आपस में भिड़ गए, एक दूसरे से झगड़ा करने लग गए, ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक्सटर्नल लेवल पे। तो हमने काउज को क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया, कॉन्फ्लिक्ट को देख लिया। अब हम इसका नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, वो है टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का टाइप, कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कितने प्रकार के होते हैं हम ये देखेंगे। तो कॉन्फ्लिक्ट को इन्होंने कहा है 4 प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, ये जो हम बोल रहे हैं ना, संघर्ष, द्वंद, ये 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अप्रोच अप्रोच, दूसरा होता है अवॉइडेंस अवॉइडेंस, तीसरा होता है अप्रोच एंड अवॉइडेंस, और फोर्थ होता है मल्टीपल अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट का टाइप है। एक एक करके जो है समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्या रहा है, आखिर बताना क्या चाह रहा है। सबसे पहला टाइप आता है अप्रोच एंड अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। इस कॉन्फ्लिक्ट में क्या होता है कि इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट में व्यक्ति के सामने जो होता है वो 2 पॉजिटिव गोल होता है। इस तरीके के जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसमें व्यक्ति के सामने क्या होता है, 2 पॉजिटिव गोल होता है, और उन 2 पॉजिटिव गोल में से उस व्यक्ति को किसी एक गोल को जो होता है चुनना पड़ता है। तो जब ऐसा कंडीशन आए, जब ऐसा सिचुएशन आए, अब 2 गोल है और दोनों पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या, अच्छा उसको लग रहा हो, वो काम पसंद हो, उसके लिए अच्छा हो। तो अगर 2 गोल प्रेजेंट है और दोनों पॉजिटिव ही है और उन दोनों में से किसी एक को चुनना है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। और इस कंडीशन में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा उसे हम क्या कहेंगे, अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। ठीक, बड़ा व्यक्ति है, उसको क्या है कि शाम में जो है आज के दोस्त की शादी है, वहां उसे जाना है, ठीक, ये भी एक पॉजिटिव गोल हो गया, उसको जाना ही है, आखिर दोस्त की शादी है। दूसरा ये हो गया कि उसको जो है शाम में अपने फैमिली के लोगों के साथ मार्केट जाना है, कुछ सामान खरीदना है, वो भी काफी जरूरी है, उनको जाना ही है, उनको जाना पड़ेगा। अब क्या है कि इस कंडीशन में क्या है, व्यक्ति के सामने 2 गोल है, टाइमिंग एक ही है कि आज शाम में ही, और उसको क्या है, मैरिज भी अटेंड करना है, उसको शादी में भी जाना है, दूसरा उसको जो है शॉपिंग पे भी जाना है। तो इस कंडीशन में क्या है कि व्यक्ति में 2 पॉजिटिव गोल है और उन्हें जो है दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा। तो इस सिचुएशन में जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा वो क्या है, अप्रोच एंड अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट व्यक्ति में देखने को मिलेगा। ठीक, लेकिन अप्रोच एंड अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो काफी डेंजर तरीके का कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, ये काफी सिंपल तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है। व्यक्ति जो है इसको इजीली जो होता है वो सॉल्व कर सकता है। अब मान लीजिए उनको मार्केट जाना है या शादी में जाना है, शादी तो चेंज नहीं होगा, डेट तो उसका चेंज नहीं होगा, वो फिक्स है तो उसको जाना ही होगा। तो वो क्या कर सकता है, इसमें थोड़ा टाइम को चेंज करके जो है मार्केट वो दोपहर में चला जाए, शाम में वो शादी में चला जाए, तो अपने टाइमिंग को एडजस्ट करके, या एक ही दिन में वो दोनों काम कर ले, वो अपने टाइमिंग को एडजस्ट करके जो है क्या कर सकता है, वो व्यक्ति इस कॉन्फ्लिक्ट का समाधान निकाल सकता है। थोड़ा अपने टाइम को शिफ्ट करके इधर उधर, या थोड़ा सोच विचार करके आप इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप किसी एक को चुन के कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कर सकते हैं। जब 2 है तभी तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, जब एक को हम चुन लेंगे तो दूसरा तो ऐसे भी अवॉइड होगा, फिर कॉन्फ्लिक्ट बचा कहाँ। अब कोई एक ही है, उसके प्रति पॉजिटिव और निगेटिव दोनों व्यू है, 2 व्यू है तभी तो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अगर हम किसी चीज के प्रति एक व्यू रख रहे हैं तो कॉन्फ्लिक्ट का फिर कहाँ आता है, कॉन्फ्लिक्ट फिर नहीं रह जाता। तो ये था अप्रोच अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा आता है अवॉइडेंस अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें नाम से थोड़ा लग रहा है अवॉइडेंस, कुछ भी चीज को अवॉइड किया जा रहा है, टालने की कोशिश की जा रही है, ठीक, और सच में ऐसा ही होता है इस कॉन्फ्लिक्ट में। इसमें हमने जाना 2 पॉजिटिव गोल होते हैं, इसमें हम जान रहे हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट होता है अवॉइडेंस अवॉइडेंस, इसमें व्यक्ति के सामने 2 निगेटिव गोल प्रेजेंट होते हैं, 2 गोल प्रेजेंट होते हैं इसमें भी, लेकिन दोनों कैसे गोल होते हैं, निगेटिव गोल, मतलब व्यक्ति को वो पसंद नहीं है, इसीलिए उसको क्या कह दिया गया, निगेटिव गोल कह दिया गया। अब वो व्यक्ति जो है वो दोनों में से किसी को भी नहीं चुनना चाहता है, वो चाहता है कि ये जो 2 गोल है इसमें से हम किसी को भी नहीं चुने, लेकिन उसको फिर भी मजबूरी के कारण उस दोनों में से किसी एक गोल को जो है चुनना पड़ता है। लेकिन वो चाह रहा होता है कि हम दोनों को टाल दें, हम दोनों में से किसी को नहीं चुने।
जैसे एक एग्जाम्पल, एक बच्चा है, वो पढ़ना भी नहीं चाहता है और एग्जाम में फेल भी नहीं होना चाहता है। ये कैसे पॉसिबल है कि वो पढ़ाई भी ना करे और एग्जाम में फेल भी ना हो? अब ऐसा हम नहीं बोलेंगे यहाँ पे कि वो चीटिंग कर ले तो ऐसा पॉसिबल है, ये ठीक है, चलिए हो सकता है एक पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ इसके एग्जाम्पल को हम समझने की कोशिश करते हैं कि एक बच्चा है, वो क्या चाह रहा है कि हम पढ़े भी ना, हम मेहनत भी ना करें और एग्जाम में जो है वो फेल भी ना हो। तो ये क्या है, बच्चा एक तो पढ़ना भी नहीं चाह रहा है, पहला निगेटिव बोल है। अगर उसको पढ़ने कहा जाए तो वो उसको पसंद नहीं है, वो पढ़ना नहीं चाहेगा, तो पढ़ाई क्या है बच्चे के लिए निगेटिव बोल है, क्यों? क्योंकि उसको पढ़ना पसंद नहीं है। दूसरा क्या है, उसको रिजल्ट भी खराब नहीं चाहिए, वो एग्जाम में भी फेल नहीं होना चाहता है। तो ये क्या है कि अब एग्जाम में फेल हो गया, इसका रिजल्ट खराब हो गया, तो ये भी उसको अच्छा नहीं लगेगा, ये दूसरा निगेटिव गोल है। तो इसके कारण जो है, जब ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है, दो निगेटिव गोल है और व्यक्ति दोनों को ही अवॉइड करना चाहता है, लेकिन फिर भी उसको मजबूरी से किसी एक को जो है चुनना पड़ता है। तो इस कंडीशन में जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होता है उसको हम क्या कहते हैं? अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। ठीक है, ये कॉन्फ्लिक्ट अगर लंबे टाइम तक बना रहा किसी व्यक्ति में, अगर लंबे टाइम तक बना रहता है, तो व्यक्ति में स्ट्रेस, एंजाइटी देखने को मिलता है, व्यक्ति थोड़ा गुस्सा करने लग जाता है, इस तरीके की चीजें व्यक्ति में क्या होती है? प्रेजेंट होती है। उसमें इमोशनली रूप से भी थोड़ा वो परेशान हो जाता है, निराश हताश हो जाता है, अपनी जो है उस चीज को सेलेक्ट वो नहीं कर पा रहा ना। और एक टाइम ऐसा आता है, इसी कॉन्फ्लिक्ट की हम बात कर रहे हैं, कि जब व्यक्ति एक ऐसे लेवल पे पहुंच जाता है जहां से वो डिसीजन करने में अब कैपेबल ही नहीं है, मतलब वो अब निर्णय ले ही नहीं पा रहा कि हम किसको चुने और अवॉइड करके भाग जाए दोनों को, या फिर किसी एक को चुन ले और चुने तो हम किसको चुने। तो एक टाइम ऐसा आता है जब ये बहुत ज्यादा किसी व्यक्ति में प्रेजेंट हो, तो एक टाइम ऐसा आता है जब वो डिसीजन ही नहीं ले पाता है। ठीक, अब जब वो डिसीजन नहीं ले पा रहा है तो उससे क्या होगा? उसको परेशानी होगा। और ये जो है अगर लंबे टाइम तक बना रहा तो व्यक्ति में जो है मेंटल इलनेस भी काउज कर सकता है, ये अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो लास्टली क्या करता है, अगर ये थोड़ा बहुत है तो व्यक्ति चलो किसी एक को चुन के वो अपना काम कर लेगा, लेकिन अगर बहुत ज्यादा प्रेजेंट है, बहुत ज्यादा मात्रा में इस तरीके की कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट है, तो उससे हमने क्या जाना, वो मेंटल इलनेस काउज करने का भी पावर रखता है, ये अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। तो व्यक्ति क्या करता है, वो दोनों चीज को छोड़ के फील्ड से ही भाग जाता है। मतलब उसने क्या किया, पढ़ाई जाओ, पढ़ाई पढ़ना भी नहीं है और मार्क्स से भी हमको कोई मतलब नहीं है, वो क्या करता है, दोनों गोल को क्या करता है, छोड़ देता है। ठीक है, दोनों गोल को उसको क्या कर देता है, साइड कर देता है, किसी के भी पीछे वो दिमाग नहीं लगा रहा। तो ये क्या होता है, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये समझ आ गया? तीसरा हमारा है अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एक इससे ले लिया गया और एक इससे, मतलब कहीं ना कहीं इसमें कुछ अच्छा भी हो रहा होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, और दूसरा कुछ उसका एक पार्ट होगा, एक एस्पेक्ट होगा जो कि निगेटिव भी होगा। तो इसीलिए इससे हम जिस तरीके से हमने दो को जाना, उससे हम तीसरे का थोड़ा आइडिया लगा रहे हैं कि इस तरीके से शायद कुछ चीजें हो सकती है, कुछ अच्छा भी हो सकता है, कुछ पॉजिटिव और कुछ निगेटिव भी हो सकता है, जिसको व्यक्ति अवॉइड करना चाहता हो। इसीलिए इसका नाम क्या है, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब जब अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति के पास क्या होता है, एक गोल होता है और उसको कोई थोपा नहीं होता है, वो अपनी मर्जी से उसका कोई गोल होता है जिसको पसंद है, वो उसी चीज को चुनता है। पॉजिटिव गोल, उसका कुछ गोल है। अब वो जब व्यक्ति जो है वो उसका गोल तो चलो फिक्स है, लेकिन उस गोल के कुछ पार्ट जो है, कुछ पहलू जो है उसको अच्छे लगते हैं, लेकिन उसी गोल के लिए कुछ चीजें जो है उसको, उसके प्रति जो है उसका क्या है, निगेटिव अप्रोच है। मतलब अगर कोई व्यक्ति का एक गोल है तो उसका एक पार्ट उसको अच्छा लगता है अपने ही गोल का, उसका दूसरा पार्ट जो है, उसका दूसरा पहलू जो है वो उसको पसंद नहीं है, वो उसको क्या करना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है। जब हम ऐसा कह रहे हैं कि व्यक्ति का एक गोल है, उसको एक पार्ट उसको अच्छा लग रहा है उस गोल का, तो वो अप्रोच, लेकिन उसका दूसरा पार्ट उसी गोल से रिलेटेड जो है, उसका जो दूसरा पहलू है उसको व्यक्ति क्या करता है, पसंद नहीं करता, उसको क्या करना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है उसको हम क्या बोलते हैं, अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या है कि एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कोई व्यक्ति है वो सिंगर बनना चाहता है, ठीक है, वो गा भी अच्छा लेता है, वो उसका गोल है कि चलो सिंगर बनना है हमें। अब सिर्फ सिंगर बनना है तो वो गाना अच्छा गा लेता है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन उसका क्या है कि उसी सिंगिंग, उसका जो गोल है सिंगर बनना, उसका एक दूसरा पहलू भी है कि उसको स्टेज पे जाके परफॉर्म करना पड़ेगा, लोगों के सामने जो है उसे परफॉर्म करना पड़ेगा। लेकिन अब क्या है कि उसको सिंगर तो बनना है, उसका एक पॉजिटिव गोल तो है और वो गा भी अच्छा देता है, लेकिन उसको क्या है कि लोगों के सामने में जाकर परफॉर्म करने में क्या होता है, दिक्कत होता है। ठीक है, लोगों के सामने जाकर उसको परफॉर्म करने में क्या होता है, प्रॉब्लम होता है, वो उससे घबरा जाता है, उसको ये चीज पसंद नहीं।
तो इस कारण क्या होगा, उस व्यक्ति में क्या देखने को मिलेगा, अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एक गोल का एक पहलू तो उसे पसंद है, सिंगर बनना है तो गाना पड़ेगा, ठीक है, हमें इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए सीखना पड़ेगा, ये काम वो कर रहा है और अच्छे तरीके से कर रहा है, लेकिन जब बारी आती है उसे पब्लिक में जाके गाना पड़ेगा, तो उसी गोल का जो दूसरा पहलू है उसको वो क्या करना चाहता है, अवॉइड करना चाहता है, उसको बहुत ज्यादा डर लगता है। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, वो कोई व्यक्ति है, वो क्या करता है, वो एक्टर बनना चाहता है। अब एक्टर बनना चाहता है, वो एक्टिंग अच्छा करता है, ये एक पॉजिटिव पहलू हो गया। लेकिन अब क्या है कि उसको जो है जब बोला जाता है स्टेज पे जाओ परफॉर्म करो एक्टिंग करने के लिए, तो उसको क्या होता है, वो इस चीज को अवॉइड करना चाहता है, उसको उससे क्या होता है, डर लगता है, उसको लेके उसके अंदर क्या है, निगेटिविटी है। तो इसी कारण जो है इस सिचुएशन में जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा उसको हम क्या कहेंगे, अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये वाला जो कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, वो सोसाइटी में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, या हम लोग के भी जो लाइफ है उसमें भी इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। एक गोल है, उसको चलो हम फिक्स कर लिए और उसको हम पूरा करने के लिए काम भी कर रहे हैं, हम अपना काम में कोई कमी नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन जब उसका परफॉर्मेंस का टाइम आता है, चलो हमको अब उसको सबके सामने रिप्रेजेंट करना है या फिर हमें बताना है या फिर चलो हमें स्पीच ही देना है, मैंने अच्छे से तैयारी कर ली, लेकिन अब जब आया स्टेज पे जाके उसी चीज को अच्छे तरीके से बोलना, उसमें क्या हो गया, हमें डर लग गया, उस स्टेज पे हमें नहीं जाना, पब्लिक के आगे हमें नहीं बोलना। तो इस तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बताया जा रहा है, तो वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है व्यक्ति में, और सोसाइटी के अंदर भी जो होता है इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट सबसे ज्यादा प्रेजेंट होता है। इसका जो है सॉल्यूशन थोड़ा मुश्किल होता है व्यक्ति के लिए, ठीक है, इसका सॉल्यूशन जो होता है व्यक्ति के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। अब सोसाइटी के अंदर जो है अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट किस किस तरीके से और हमें देखने को मिल सकते हैं, हमने तो कह दिया कि ये जो है हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, व्यक्ति में भी देखने को मिलता है, इसके अलावा सोसाइटी में भी जो आता है इस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। तो अब हम देखेंगे ना कि किन किन तरीके से जो है ये हमारे सोसाइटी में ये कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट है, क्योंकि हम इस तरीके से अभी नहीं देख पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको जो है अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट 4-5 भागों को डिवाइड किया गया है, और डिवाइड करके जो है इसी को जो है थोड़ा सा अच्छे तरीके से जो है बताया गया है कि सोसाइटी में जो है वो किस किस तरीके का अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट को देखने को मिलता है। तो पहले हम उसका नाम लिख लेते हैं, फिर हम उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट को हमने कवर कर लिया, ठीक है, हमने ये जाना कि अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट जो है बहुत ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होते हैं व्यक्ति के अंदर भी या सोसाइटी में भी जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो ये किस किस तरीके से सोसाइटी में प्रेजेंट होते हैं, वो किस किस तरीके से जो है किस फॉर्म में हमें देखने को मिल सकते हैं, हमने अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट को जो 4 पार्ट में जो है डिवाइड करके वो इस तरीके से बताया गया है कि इस फॉर्म में जो होता है वो अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट होता है। इसका सबसे पहला फॉर्म है डिपेंडेंस वर्सेस इंडिपेंडेंस वर्सेस डिपेंडेंस। इसका हिंदी होता है स्वतंत्रता बनाम निर्भरता। एक साइड जो है वो इंडिपेंडेंसी है, स्वतंत्रता है, ठीक है, दूसरी तरफ जो है क्या है, डिपेंडेंसी है, निर्भरता है, ठीक, बीच में क्या लगा हुआ है, वर्सेस, दोनों में क्या चलता है, कॉम्पिटिशन टाइप से चलता है, ठीक। अब एक तरफ बात कर रहे हैं हम स्वतंत्रता की, इंडिपेंडेंसी की, और दूसरी तरफ बात कर रहे हैं निर्भरता की, डिपेंडेंसी की। ये क्या करता है, कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो काउज करता है, वो भी किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट काउज करता है, तो अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ये इसी का 4 पार्ट है। देखिए, जब व्यक्ति परेशान होता है, हम फर्स्ट को डिस्कस कर रहे हैं, जब व्यक्ति जो होता है वो परेशान होता है, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि वो आगे क्या करे, वो आगे क्या डिसीजन ले। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम डिसीजन नहीं कर पा रहे, हम कौन सा करियर सेलेक्ट करें, हम कौन सा सब्जेक्ट ले, हमें समझ नहीं आ रहा होता। तो जब व्यक्ति जो होता है इस तरीके से परेशान होता है, वो कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहा होता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ पा रहा होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो व्यक्ति सोचता है कि हमें गाइड की जरूरत है, हमें किसी के गाइड की जरूरत है। वो व्यक्ति इस तरीके से सोचता है कि हमें कोई आके गाइड कर दे इस टाइम पे, क्यों, क्योंकि हम जो है अभी परेशान है, हम डिसीजन अभी नहीं ले पा रहे हैं, तो हमें क्या चाहिए, गाइड चाहिए, इस वक्त जो है हमें मार्गदर्शन चाहिए। एक तरफ तो ये व्यक्ति सोच लेता है, चलिए अच्छी बात है, मतलब ये सोचना, ये व्यक्ति का सोचना कि अभी जो है हम परेशान है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, तो हमें किसी का गाइड चाहिए, चाहे कोई फैमिली मेंबर है, कोई फ्रेंड है, कोई टीचर है, कोई आके अभी हमें क्या कर दे, गाइड कर दे, हमारा मार्गदर्शन कर दे, वो हमको एक रास्ता बता दे, बस हम उस रास्ते पे चल जाए, ठीक है, कोई आके बस हमारे सब्जेक्ट का नाम बता दे, बाकी हम वो सब्जेक्ट लेके पढ़ लेंगे, ठीक है, हमें इससे मतलब नहीं है कि हमें वो पसंद है नहीं है, क्यों, क्योंकि अभी हम खुद परेशान है ना, हम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, तभी तो हम ऐसा सोच रहे हैं कि हमें दूसरों की हेल्प चाहिए। तो हमने अभी जो स्टेटमेंट बोला वो क्या दिखा रहा है,
डिपेंडेंसी, हम क्या करना चाह रहे हैं, डिपेंड होना चाह रहे हैं, हम पूरी तरह क्या चाह रहे हैं, उस पर डिपेंड हो जाए, वो आके कुछ भी बता दे हम उसको मान लेंगे। तो ये जो मेरा स्टेटमेंट था वो क्या शो कर रहा है, वो डिपेंडेंसी बता रहा है। ठीक, अब दूसरी तरफ क्या होता है कि उसी केस में, अब दूसरी तरफ क्या होता है कि हमको बचपन से सिखाया जाता है कि हमें जो है दूसरों से मदद नहीं लेनी चाहिए, हमें जो है अपना काम जो है खुद करना चाहिए, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, हमें स्वतंत्र बनना चाहिए, हमें आत्मनिर्भर बनना चाहिए, ना कि दूसरे पे जो है डिपेंड रहना चाहिए। तो अब ये दोनों स्टेटमेंट जो है एक दूसरे को क्या कर रहा है, एक दूसरे के बीच कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर रहा है। एक व्यक्ति है, उसके माइंड में एक पल के लिए ये आता है, जब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा, वो रास्ता आगे चुन नहीं पा रहा, अपना गोल नहीं सेट कर पा रहा, तो एक व्यक्ति के माइंड में सबसे पहले तो यही आया कि कोई व्यक्ति उसे आके गाइड कर दे। अब क्या है कि दूसरे तरफ उसी व्यक्ति के माइंड में ये आ रहा है कि देखो, हमको बचपन से हमारे घर वाले, हमारे रिलेटिव, फैमिली मेंबर हमेशा यही बोलते थे कि देखो हमें ना सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है, हमें किसी पे, हमें इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमें किसी पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। तो अब ये चीज क्या होगा, ये दोनों चीज क्या करेंगी, उस व्यक्ति के माइंड में कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न करती है। एक ही चीज को लेके जो है उसका इस तरीके से भी है, और जस्ट माइंड में दूसरा भी स्टेटमेंट आ गया कि इस तरीके से भी है चीजें हो सकती है। तो ये था हमारा इंडिपेंडेंस वर्सेस डिपेंडेंस। एक तरफ तो वो डिपेंड होना चाह रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसके माइंड में ये भी आ रहा है कि हमें जो है डिपेंड नहीं होना है, हमें सेल्फ डिपेंडेंट बनना है। तो ये इससे क्या होगा, उसमें देखने को क्या मिलेगा, अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एक एस्पेक्ट तो उसका ठीक है कि चलो हम मदद ले लेते हैं, थोड़ा बहुत मदद लेने में कोई बुराई भी नहीं है, लेकिन जस्ट ये स्टेटमेंट आके उसमें क्या कर देगा, कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर देगा। एक तो उसको ठीक लग रहा है, और दूसरा क्या होगा, उसी चीज का दूसरा पहलू जो है वो निगेटिव सेंस रख रहा है। एक तो बता रहा है तुम सेल्फ डिपेंडेंट बनो, चलो अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, लेकिन जरूरत है गाइड की तो हम ले सकते हैं ना। लेकिन वो सेल्फ डिपेंडेंट वाला जो है वो आके बोल रहा है नहीं, हमें गाइड नहीं लेना है, हमें जो है सेल्फ डिपेंडेंट बनना है, हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। अब दूसरा आता है हमारा इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। देखिएगा, एक ये चीजें सोसाइटी में प्रेजेंट है, ये चीजें व्यक्ति के अंदर भी प्रेजेंट है, वो इस तरीके का जो कॉन्फ्लिक्ट है, अप्रोच एंड अवॉइडेंस, वो काउज करती है, जैसे इस एग्जाम्पल में आपने देखा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, उसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। मतलब जो है एक घनिष्ठता, ठीक है, घनिष्ठता का मतलब होता है बहुत ज्यादा मेल जोल की भावना है, उसी को यहाँ पे इंटीमेसी कहा गया, बहुत ज्यादा घुल मिल जाना किसी के साथ। दूसरा क्या है, आइसोलेशन, मतलब अपने आप को बिल्कुल अब क्या कर लेना, आइसोलेट कर लेना, अलग ही कर लेना, उसी को हम क्या कह रहे हैं, आइसोलेशन कह रहे हैं। अब इन दोनों में भी मतलब इन दोनों में भी टकराव होता है, जिसके कारण कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। एक तरफ जो है, चलिए इसका स्टेटमेंट देखते हैं कि एक तरफ जो है व्यक्ति ये चाहता है कि हम जो है किसी के साथ बहुत ज्यादा घुले मिले, दोस्ती करें, दोस्ती को बढ़ाएं, बहुत ज्यादा घुल मिल जाए, एक तरफ तो ये सोचता है। लेकिन जब व्यक्ति ऐसा सोचता है तो जस्ट उसके माइंड में ये भी आता है कि अगर जो है हम किसी के साथ बहुत ज्यादा घुल मिल गए, हमारी बहुत ज्यादा दोस्ती हो गई, हम बहुत घनिष्ठ मित्र हो गए, ठीक है, इंटीमेसी का मतलब घनिष्ठता होता है, तो जब हम बहुत ज्यादा मिलजुल गए तो हो सकता है इसके वजह से जो है वो जो सामने वाला व्यक्ति है जिसके साथ हम घुल मिल जाएंगे, वो हमारे क्या करे, हमारी जो वीकनेस है, हमारा जो फियर वाला पॉइंट है जिससे हम डरते हैं, या जो हमारी कमजोरी है, उसके बारे में क्या हो जाएगा, अगर सामने वाले को पता चल जाएगा तो सामने वाला व्यक्ति क्या करेगा कि हमें छोड़ के भी क्या कर सकता है, जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, एक ही चीज को लेके दो अलग अलग स्टेटमेंट सेम व्यक्ति जो है वो दे रहा है। एक तरफ तो ये भी सोच रहा है कि चलो दोस्ती करते हैं, हम घुलते मिलते हैं, ठीक है, किसी भी दोस्त के साथ। अब क्या है कि एक तरफ उसके माइंड में ये भी आ रहा है, और दूसरी तरफ ये भी आ रहा है कि अगर हम बहुत ज्यादा घुल मिल गए तो उसे हमारी कमजोरी के बारे में पता चल जाएगा सामने वाले को, और अगर उसे मेरी वीकनेस के बारे में पता चल गया तो कहीं वो हमको छोड़ के चला ना जाए। तो ये क्या, जब व्यक्ति ऐसा सोच रहा है तो उसमें क्या उत्पन्न हो रहा है, अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ये भी देखने को मिलता है। अब है तीसरा, कॉपरेशन वर्सेस कंपटीशन। कंपटीशन कंपटीशन जो है बचपन से, घर से जो होता है, बच्चे का कंपटीशन शुरू हो जाता है, भाई बहन है उसमें कंपटीशन हो रहा है, या फिर बगल में अगर पड़ोसी है तो उनके बच्चों में कंपटीशन हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कंपटीशन क्या है, क्लास में कंपटीशन है, कॉलेज में कंपटीशन है, ट्यूशन में कंपटीशन है, हर जगह क्या है, बच्चे को कंपटीशन कंपटीशन ही सिखाया जा रहा है, बच्चा बचपन से ही इसको सीखते आ रहा है कंपटीशन को। ठीक, अब वो इस बात को सीख लिया। अब दूसरा आता है कॉपरेशन, बच्चे को फिर ये भी बताया जाता है उसी घर, परिवार और सोसाइटी के द्वारा
कि देखो कंपटीशन तो बच्चा सीख लिया, ठीक है, और दूसरी तरफ वही घर परिवार और सोसाइटी के लोग उन्हें ये भी बताते हैं कि जो कॉपरेशन होता है उसकी जो भावना है वो बहुत अच्छी है, मतलब हमें कॉपरेट करके चलना चाहिए, हमें दोस्तों की मदद करनी चाहिए, हमें दूसरों की सहायता करनी चाहिए, अगर किसी को मदद की जरूरत है तो हमें करनी चाहिए, हमें किसी को परेशानी में नहीं छोड़ना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, कॉपरेशन करके चलना चाहिए। तो अब क्या है कि उस बच्चे के माइंड में क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाएगा। एक तरफ तो वो बचपन से कंपटीशन कंपटीशन वाले उसी रो में वो चला गया, और दूसरी तरफ वही फैमिली के लोग, वही सोसाइटी उसको ये भी बता रहा है कि कंपटीशन के बीच में वो क्या कर रहे हैं, कॉपरेशन को जो है डाल रहे हैं कि हमें मदद करनी चाहिए। अब वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा उसमें क्या देखने को मिल जाएगा, सॉरी थोड़ा सा नहीं, उसमें क्या देखने को मिल जाएगा, अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल जाएगा। एक तरफ तो वो सोचेगा कंपटीशन कंपटीशन कंपटीशन, ठीक है चलो करते हैं इसी को, कंपटीशन ही करते हैं सबके साथ। दूसरी तरफ आएगा नहीं, हमको जो है कॉपरेशन जो है बना के रखना चाहिए, हमें तालमेल बैठा के चलना चाहिए। तो व्यक्ति में क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाएगा। और किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होगा, अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एक चीज को उसके लिए ठीक है और दूसरा चीज के प्रति उसका क्या निगेटिव सेंस है, निगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू, इसी को तो अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। फोर्थ है इम्पल्स एक्सप्रेशन वर्सेस मॉरल स्टैंडर्ड। इम्पल्स एक्सप्रेशन हमें जो है इस तरीके से बताया जाता है कि हमें जो इम्पल्स है, हमारे जो भी आवेग है उसको क्या करना चाहिए, एक्सप्रेस कर देना चाहिए। जैसे अगर किसी व्यक्ति को जो है मतलब इम्पल्स को क्या करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए, या फिर इमोशन आप इसे कह सकते हैं एक तरीके से, उसको क्या करना चाहिए, एक्सप्रेस करना चाहिए। लेकिन कुछ इम्पल्सेस ऐसे होते हैं जिसको अगर एक्सप्रेस करें तो वो क्या होते हैं, हमारे मॉरल वैल्यू से डायरेक्ट जाके टकरा जाते हैं। एक तरफ तो हमें ये सिखाया जा रहा है हमें अपने इम्पल्स को एक्सप्रेस करना चाहिए। अब कोई व्यक्ति अग्रेसिव है, बहुत ज्यादा एंगर वाले स्टेट में है, अगर वो उसको एक्सप्रेस करेगा तो वो उसके मॉरल वैल्यू से क्या हो जाएगा, उसमें टक्कर हो जाएगा, मॉरल वैल्यू कहेगा नहीं। एक तरफ तो हमें सिखाया जा रहा है अपने इम्पल्स को एक्सप्रेस करो, ठीक है, अब व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, वो एग्रेसिव है, तो वो उसको क्या करेगा, इस बात को मान के, इस स्टेटमेंट को मान के वो उसको एक्सप्रेस करना चाहेगा। लेकिन मॉरल वैल्यू वहीं पे आएगा और इसको क्या कर देगा, क्रॉस कर देगा, बोलेगा क्या कि देखो इस तरीके से जो है गुस्सा जो है, एग्रेसिव नेचर जो है अच्छी बात नहीं है, उसे हमें सो नहीं करना चाहिए। तो अब क्या है कि ये दोनों चीज क्या करेगा, वो व्यक्ति के माइंड में क्या करेगा, कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न कर देगा। एक तरफ तो बोला गया एक्सप्रेस कर दो, दूसरी तरफ मॉरल वैल्यू आके कहता है ये बुरी बात है, ये अच्छी बात नहीं है, इसको एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए। तो व्यक्ति में क्या देखने को मिलेगा, अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। तो ये था इसका फोर्थ टाइप। अब हम नेक्स्ट आते हैं मल्टीपल अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। इसमें क्या है, वही अप्रोच है, मतलब कुछ पॉजिटिव रहा होगा, ठीक है, अवॉइडेंस कुछ हमको अवॉइड भी करना है, कुछ निगेटिव है, इसका मतलब इसमें इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट में भी कुछ पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है। लेकिन यहाँ पे एक वर्ड लगा है मल्टीपल, मतलब मल्टीपल टाइम कुछ पॉजिटिव हो रहा होगा और मल्टीपल टाइम जो है कुछ निगेटिव हो रहा होगा, जिसको व्यक्ति कुछ को करना चाह रहा होगा और कुछ को वो अवॉइड करना चाह रहा होगा। और इस कंडीशन में जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। ये समझने के लिए था। अब इसमें होता क्या है, इसको सुनते हैं। इसमें क्या होता है कि व्यक्ति के सामने जो होता है दो या दो से ज्यादा भी, अभी तक तो दो की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ एक वर्ड आया मल्टीपल और इसको थोड़ा मोर देन नंबर, मतलब इसको बढ़ा दिया। कहने का मतलब ये है कि जब व्यक्ति के सामने जो है दो या दो से ज्यादा पॉजिटिव गोल प्रेजेंट हो और दो या दो से ज्यादा निगेटिव गोल प्रेजेंट हो, तो उसके बीच में क्या हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। इसके बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है उसको हम क्या कहेंगे, मल्टीपल अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। एक एग्जाम्पल, एक लड़की है, उसका जॉब लग गया, ठीक है, वो जॉब कर रही है। दूसरी बात जो है उसकी शादी होने वाली है। तीसरी बात यह है कि उसकी शादी उसके मनपसंद लड़के के साथ होने वाली है, जिसको वो पसंद कर रही है, उसी के साथ उसकी शादी होने वाली है। तो ये जो हमने कहा इसमें क्या है, इसमें तीन पॉजिटिव गोल है। तो लड़की है वो जॉब करती है, ये अच्छी बात है ना, ये पॉजिटिव है। दूसरा उसकी शादी होने वाली है, ये दूसरा पॉजिटिव है। तीसरा ये कि वो जो है उसकी शादी जो है वो मनपसंद लड़के के साथ होने वाली है, जिसको वो लाइक करती है, उसके साथ उसकी शादी होने वाली है। तो ये तीसरा पॉजिटिव है। ये तीन चीजें जो है पॉजिटिव है, मतलब दो से ज्यादा, मल्टीपल अप्रोच तो हो गया। अब क्या है कि अब इसी को सुनिए, इस स्टोरी को थोड़ा आगे। अब जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली है वो लड़का जो है जॉब नहीं करता है, ठीक। दूसरी बात यह है कि जब उसकी शादी होगी तो उसे ये शहर छोड़ के दूसरे शहर में जाके रहना होगा। और तीसरी बात यह है कि जिस शहर में वो जाके रहेगी वहां पे जो है मकान का जो कॉस्ट है, जो रूम रेंट है, वो बहुत ज्यादा है, वहां पे महंगाई थोड़ी
ज्यादा है। अब इसमें जो अभी मैंने कहा इसमें निगेटिव अप्रोच है। देखिए वो लड़की का जो है अगर वो इस शहर से दूसरे शहर जाती है उसका जॉब है, ठीक। दूसरा वो लड़का जो है वो जॉबलेस है, उसके पास जॉब नहीं है, वो काम नहीं करता। तीसरा ये कि वहाँ महंगाई बहुत ज्यादा है, तो अगर जॉब नहीं है और लड़की के पास भी जॉब नहीं है और इसकी भी जॉब चली जाएगी, अगर दूसरी सिटी गई तो इसकी जॉब चली जाएगी। तो अब क्या है कि उसको उस महंगाई में वो सर्वाइव कैसे करेगी। वो क्या रहा है कि इसमें मल्टीपल अप्रोच, मतलब एक दो से ज्यादा पॉजिटिव गोल है और दो से ज्यादा क्या है निगेटिव गोल प्रेजेंट है। तो अब उस लड़की के माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट उत्पन्न होगा वो किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होगा, मल्टीपल अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। लोग में जो है थोड़ा कॉमन देखने को मिलता है कि कई बार बहुत सारी चीजें एक साथ आ जाती है जिसमें हमको पॉजिटिव भी दिख रहा होता है और बहुत सारे निगेटिविटी भी दिख रहा होता है। तो वैसे में कौन सा कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, मल्टीपल अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अब क्या करेगी वो जो भी लड़की है वो क्या हो जाएगी, थोड़ी परेशान हो जाएगी, उसके लिए अभी इसमें से सेलेक्ट करना थोड़ा क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। तो ये क्या था, हमारा कॉन्फ्लिक्ट का टाइप था। ये जो है आपको याद हो गया होगा। सबसे पहले हमने क्या बोला, अप्रोच एंड अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। इसमें मैंने किसकी बात की, इसमें मैंने कहा कि दो पॉजिटिव गोल होते हैं, ठीक है। दो क्या है, पॉजिटिव गोल है। हम इस तरीके से इसको लिख देते हैं बहुत ही सिंपल वर्ड में। इसमें गोल क्या है, दो है, ठीक है। नंबरिंग क्या है, 2 है, ठीक है। इसमें गोल क्या है, दो है और दोनों क्या है, पॉजिटिव होते हैं। इतना याद रखेंगे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। दूसरा आता है इसमें जो गोल होते हैं वो क्या होते हैं, दोनों निगेटिव होते हैं। तीसरा आता है उसमें जो गोल होते हैं पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। और इसमें क्या होता है, मल्टीपल टाइम पॉजिटिव और मल्टीपल टाइम क्या होता है, निगेटिव होता है। हमने बहुत सिंपल में यहाँ पे लिख दिया कि पहले वाले में हमने किस तरीके की बात की, उसमें गोल होगा, सब में गोल होगा, लेकिन पहले वाले में जो गोल होगा वो दो होगा, नंबर इन 2 होगा और दोनों क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें जो गोल होगा वो कैसा होगा, दोनों निगेटिव होगा। और इसमें जो होगा एक पॉजिटिव होगा और उसी का जो दूसरा पहलू है हमें क्या लगेगा, उसके प्रति हमारा निगेटिव अप्रोच होगा। और जो लास्ट वाला है उसमें क्या होगा, मल्टीपल टाइम पॉजिटिव होगा और फिर मल्टीपल टाइम निगेटिव गोल प्रेजेंट होगा, जिसके कारण मल्टीपल अप्रोच एंड अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। ये हमारा कॉन्फ्लिक्ट का टाइप था, ये समझ में आ गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। ये कॉन्फ्लिक्ट ही अभी हम पढ़ रहे हैं, हमने अभी जस्ट कॉन्फ्लिक्ट का टाइप देखा, अब लास्ट पॉइंट आ रहा है रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब कॉन्फ्लिक्ट का समाधान क्या है, रिजोल्यूशन का मतलब होता है समाधान। अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो क्या उसका कोई सॉल्यूशन भी है, कोई समाधान भी है, अगर है तो क्या है, इसी को हम जानेंगे। देखिए अगर किसी व्यक्ति में कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है, अगर किसी व्यक्ति में कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट है तो क्या होगा कि व्यक्ति क्या करेगा, उस कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन करना चाहेगा, उस कॉन्फ्लिक्ट का समाधान करना चाहेगा, उस कॉन्फ्लिक्ट वाले स्टेट से क्या होगा, बाहर निकलने की कोशिश करेगा, जल्द से जल्द जो है उससे वो बाहर निकलना चाहेगा। और कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलने के लिए या किसी भी तरीके के प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए व्यक्ति में क्या होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। अगर व्यक्ति में प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड प्रेजेंट है वो किसी भी प्रॉब्लम से बाहर निकल सकता है। ठीक उसी तरीके से अगर किसी व्यक्ति को कॉन्फ्लिक्ट से बाहर निकलना है, उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट प्रेजेंट है तो क्या है होना चाहिए, उसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए। अब बताया गया है कि कॉन्फ्लिक्ट को जो है सॉल्व करने का, इसका जो कॉन्फ्लिक्ट का समाधान है वो दो तरीके का समाधान जो है उसको उपयोग में ले सकते हैं। उस रिजोल्यूशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक रिजोल्यूशन जो है, पहला समाधान जो है उसको बोला है कॉन्शियस रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। मतलब एक समाधान जो है कॉन्फ्लिक्ट का कैसा होता है, कॉन्शियस लेवल पे वर्क करता है, हमारे कॉन्शियस माइंड के लेवल पे वर्क करता है। वो समाधान कैसा होता है, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो थोड़ा सिंपल भी था, अप्रोच एंड अप्रोच वाला, और कुछ कॉम्प्लेक्स भी था, मल्टीपल अप्रोच एंड अवॉइडेंस। इस तरीके से मतलब जो कॉन्फ्लिक्ट होता है वो सिंपल भी होता है और कॉम्प्लेक्स भी होता है। लेकिन जब कॉन्फ्लिक्ट सिंपल होता है उसका जो है सॉल्यूशन हम कॉन्शियस लेवल पे कर सकते हैं, चेतन मन के स्तर पे जो है हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। किसका, कॉन्फ्लिक्ट का। अब दो चीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, कभी भी कोई चीज दो है तभी कॉन्फ्लिक्ट है, अगर एक है तो कॉन्फ्लिक्ट का सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर आपके पास दो गोल है तभी कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। अगर किसी चीज के बारे में आपका सिर्फ और सिर्फ निगेटिव ही पॉइंट ऑफ व्यू है तो कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से होगा, नहीं होगा, क्योंकि एक सिंगल कुछ है, इसके अलावा किसी के प्रति आपका सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू है तो भी कॉन्फ्लिक्ट देखने को नहीं मिलेगा। जहां चीजें दो हो रही है तभी वहां पे क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसमें क्या होता है कि कॉन्शियस लेवल पे समाधान करने का मतलब ये है, कॉन्शियस माइंड का हमारा वर्क क्या था, हमने चैप्टर 3 में पढ़ा, कॉन्शियस माइंड क्या करता है, थिंकिंग करता है, रीजनिंग करता है, लर्निंग है, सारी जितनी कॉग्निटिव एक्टिविटी है
ये सारा किसके द्वारा होता है, कॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। तो अभी हम यहाँ कह रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो छोटा मोटा कॉन्फ्लिक्ट है, सिंपल तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, उसका जो सॉल्यूशन है किस लेवल पे हम निकाल सकते हैं, वो कॉन्शियस लेवल पे उसका सॉल्यूशन जो है निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये है कि सबसे पहले हम उन दो चीजों को अच्छे से देखें जिसके बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उन दो गोल को अच्छे से जाने पहचाने, उनको अच्छे से देखें, उसके बारे में सोचे, उसका प्लस माइनस देखें, ठीक है, उसके बारे में सोचे, जानकारी प्राप्त करें, उसका प्लस माइनस देखें, मतलब रीजनिंग करें। उसके बाद हम क्या करें, एक कंक्लूजन निकालें, एक डिसीजन ले, और उस डिसीजन में क्या करें, हम किसी एक को जो है सेलेक्ट कर ले। इससे क्या होगा कि हमारा जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किसी एक को चुन लिया दो में से, तो कॉन्फ्लिक्ट क्या हो गया, हमारा खत्म हो गया वहीं पे। तो कॉन्शियस लेवल यहाँ इसलिए लगाया क्योंकि हम यहाँ पे क्या करने के लिए कह रहा है कि आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है किसी भी चीज को लेकर, उसके बारे में पहले आप जानिए, समझिए, सोचिए, तर्क कीजिए, उसके बाद एक निष्कर्ष तक पहुंचिए, एक डिसीजन तक पहुंचिए, और उस डिसीजन में क्या कीजिए, आप उस दो में से किसी एक को जो है सेलेक्ट कर लीजिए, फिर आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो खत्म हो जाएगा। जो कॉन्फ्लिक्ट है इन्होंने सॉल्यूशन किया वो किस लेवल पे किया, कॉन्शियस लेवल पे किया। दूसरा हमारा आता है अनकॉन्शियस लेवल पे, अनकॉन्शियस रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। कहने का मतलब ये है कि दूसरा जो है वो अनकॉन्शियस लेवल पे अचेतन मन के स्तर पे कॉन्फ्लिक्ट का हम समाधान कर सकते हैं। इसमें तो हमने खुद कोशिश किया, खुद एफर्ट लगाया, खुद जाना समझा और सोचा क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद एक डिसीजन तक पहुंचे, खुद एफर्ट किए कॉन्शियस होके। लेकिन अनकॉन्शियस रिजोल्यूशन जो होता है, अनकॉन्शियस लेवल पे जो कॉन्फ्लिक्ट का समाधान होता है, उसमें जो है व्यक्ति को खुद कुछ नहीं करना पड़ता, खुद के तरफ से बहुत ज्यादा बैठ के एफर्ट नहीं करना पड़ता, बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता, अपनी तरफ से उसको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो अनकॉन्शियस लेवल पे क्या हो जाता है कि अनकॉन्शियसली जो होता है उसका खुद ब खुद क्या हो जाता है, सॉल्यूशन निकल जाता है। और कॉन्फ्लिक्ट के सॉल्यूशन में व्यक्ति क्या करता है, मेंटल मैकेनिज्म का यूज करता है, और मेंटल मैकेनिज्म किस लेवल पे वर्क करता है, वो हमारे अनकॉन्शियस लेवल पे वर्क करता है। तो अनकॉन्शियस रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ये कहना चाह रहा है कि इस तरह के समाधान में व्यक्ति को अपने तरफ से कुछ एफर्ट नहीं करना पड़ता, बल्कि व्यक्ति अनकॉन्शियस लेवल पे क्या हो जाता है, इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट का जो है समाधान अपने आप हो जाता है, खुद ब खुद हो जाता है। और किस तरीके से होता है, तो मेंटल मैकेनिज्म के निर्माण द्वारा। मेंटल मैकेनिज्म जो है, मनोरचनाएं जिसे कहते हैं, उसके निर्माण से क्या होता है कि कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्शियसली सॉल्यूशन हो जाता है, हमें पता नहीं चलता, और व्यक्ति क्या करता है, मेंटल मैकेनिज्म का निर्माण कर लेता है, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट का क्या हो जाता है, रिजोल्यूशन हो जाता है। ठीक, ये जो डिफेंस मैकेनिज्म, मेंटल मैकेनिज्म और डिफेंस मैकेनिज्म का हमने बात किया, वो हमारा नेक्स्ट चैप्टर वही है, उसमें हम जानेंगे कि ये होता क्या है और कैसे इससे व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट से बच सकता है। फ्रस्ट्रेशन में भी हमने इसे पढ़ा कि फ्रस्ट्रेशन में भी क्या कर सकते हैं, हम मेंटल मैकेनिज्म का यूज करके उससे बच सकते हैं। तो आखिर वो होता क्या है, यहाँ भी वही है, अनकॉन्शियस लेवल पे वही वर्क कर रहा है, कौन, हमारा मेंटल मैकेनिज्म। तो ये समझ में आ गया, ये समाधान था। एक तो आप सोचे समझे, खुद अवेयर होकर सॉल्यूशन निकाले, दूसरा अपने अनकॉन्शियस लेवल पे जो मेंटल मैकेनिज्म चलता है उसका यूज करके क्या कर सकते हैं, आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिक होता है, उसमें आपको अपनी तरफ से कोई एफर्ट करने की जरूरत नहीं होती। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, इसीलिए नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर का, वो है सजेशन फॉर कॉन्फ्लिक्ट सॉल्यूशन। अगर कोई व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट में फंसा हुआ है, ठीक है, तो आप उस व्यक्ति को क्या क्या सजेस्ट कर सकते हो, क्या क्या सुझाव दे सकते हो, उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि आप उस व्यक्ति को क्या क्या सुझाव दे सकते हो। तो अगर कोई व्यक्ति कॉन्फ्लिक्ट में है तो हम सबसे पहला सुझाव उसको यही देंगे कि कॉन्फ्लिक्ट के काउज को आइडेंटिफाई करो। आप जिस किसी भी चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट में हो, सबसे पहले उसको जानकारी उसके बारे में प्राप्त कीजिए, उसके बारे में जानिए, आपका कारण पहले आइडेंटिफाई कीजिए कि आखिर कॉन्फ्लिक्ट किस कारण से है। ठीक, दूसरा ये कि आप कारण आपने आइडेंटिफाई कर लिया, ये पहला हम सजेशन देंगे। दूसरा सजेशन हम उसको ये दे सकते हैं कि कभी भी जल्दबाजी में किसी डिसीजन तक नहीं पहुंचे। जब भी वो कोई डिसीजन लेते हैं, जैसे दो में से किसी एक गोल को चुनते हैं, तो वो जो है सोच समझकर अच्छे तरीके से रीजनिंग करके उसके बाद ही उन्हें डिसीजन लेना चाहिए। जल्दबाजी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहिए। तो जल्दबाजी में बिना सोचे समझे कोई डिसीजन ले लेंगे तो फिर से कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा, क्योंकि फिर हमें अपने डिसीजन पे डाउट होने लगेगा ना कि हमने बहुत जल्दबाजी में ले लिया, हो सकता है मेरा पहले वाला जो है जिसको हमने साइड किया वही सही हो, हमने जो डिसीजन लिया वो गलत हो, तो हमें अपने डिसीजन पे डाउट हो जाएगा, तो फिर जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका तो सॉल्यूशन निकला ही नहीं। तो कभी भी हमें जल्दबाजी में सॉल्यूशन नहीं लेना चाहिए, नहीं लेने की हम सलाह देंगे सामने वाले व्यक्ति को जो कॉन्फ्लिक्ट में है। इसके अलावा हम ये भी उसे बता सकते हैं कि कभी भी ऐसे लेवल में मत पहुंच जाना जहां पे आप डिसीजन करने की एबिलिटी जो है, डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी आपकी खत्म हो जाए।
एक टाइम ऐसा आता है कॉन्फ्लिक्ट में, जब बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है, तो व्यक्ति जो होता है, खुद जो होता है, वो कैपेबल नहीं होता है डिसीजन लेने के लिए, वो खुद दो में से किसी एक चीज को सेलेक्ट कर ही नहीं सकता। तो ऐसा स्टेट ना पहुंचे, इससे पहले ही वो कुछ जो है सॉल्यूशन निकाल ले, ये ज्यादा बेहतर होगा। इस स्टेट में हम उसको जाने की सलाह नहीं देंगे कि जहां पे वो डिसीजन ही नहीं कर पाए कि हमको इनमें से क्या चुनना है। इसके बाद हम ये सलाह दे सकते हैं व्यक्ति को कि अगर कोई फैमिली है, मेंबर है, फ्रेंड है, कोई टीचर है, तो आप अगर वो एक्सपीरियंस है व्यक्ति है, तो उससे आप क्या कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं इसके सॉल्यूशन में। जो आपका माइंड में चल रहा है कॉन्फ्लिक्ट, उसके सॉल्यूशन में आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। इसके अलावा जो है मेंटल मैकेनिज्म का यूज कर सकते हैं। मैकेनिज्म का यूज करके क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट का सॉल्यूशन निकल सकता है। या फिर क्या करिए, आप अपना गोल ही चेंज कर दीजिए, जिसके वजह से क्या होगा, आपका जो कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। दो चीज के पीछे आप जो है पूरा फंसे हुए हैं, ये करे ये करे ये करे ये करे, कोई तीसरा गोल ले आइए, ये दोनों साइड उसी के पीछे चले जाए। ठीक है, तो आप अपना गोल चेंज करके क्या कर सकते हो कि कॉन्फ्लिक्ट का क्या कर सकते हो, समाधान कर सकते हो। तो किसी भी व्यक्ति को हम इस तरीके का कुछ सजेशन हम दे सकते हैं, अगर वो व्यक्ति क्या हो, कॉन्फ्लिक्ट में हो। ये जो हमारा चैप्टर 11 था, एडजस्टमेंट, फ्रस्ट्रेशन और कॉन्फ्लिक्ट, ये यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, इसको हमने अच्छे से जाना। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा और आप लोगों को जो है याद हो गया होगा, आप लोग अच्छे से एग्जाम में से लिख सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।